आज हम थर्ड का भी और फोर्थ का भी मैम। हाँ क्या? थर्ड सेमेस्टर जो तो फोर्थ सेमेस्टर दोनों एक साथ। हाँ ऑलमोस्ट एक ही साथ ले लेगा, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे लेगा। आपका थर्ड, उसका उन लोग का फर्स्ट सेम लेगा तो आपका थर्ड सेम लेगा, फिर उन लोग का सेकंड सेम लेगा तो आप लोग का फोर्थ सेम लेगा। यही बीच में अंतराल रहेगा, ताकि वो लोग का भी कब तक होगा मैम? अभी देखो, अब हमको लगता है कि थोड़ा सा अनलॉक 4 करा है तो नवंबर दिसंबर तक आप लोग सबका एग्जाम शुरू कर देगा। नवंबर तक मैम? हाँ, नवंबर दिसंबर तक एग्जाम्स का ही शुरुआत करने का है। ये लोग को जीरो एकेडमिक ईयर नहीं दिखाना है ना, तो हो सकता है नवंबर दिसंबर तक ले ले आप लोग को। तो आप लोग का वही हम बोले कि आप लोग साइकोपैथोलॉजी जो पेपर आपका है, उस पेपर में आप लोग को ये सारा चीज जानना होगा कि साइको एनालिसिस थ्योरी है क्या। ठीक है, तो एक ब्रीफ में पहले हम बता दें आप लोग को कि सिगमंड फ्रायड, पता नहीं आप लोग को शायद बताए भी थे कि हिप्नोटिज्म के द्वारा मेंटल इल लोगों का इलाज होता था, बताए थे ना? भूल गए या फिर सेकंड पार्ट में बताए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप लोग बताए थे? अच्छा ठीक है, फिर मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि थोड़ा सा जो किसी चीज को रिपीट कर दिए, इसलिए ना मैम कि ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से तो हम लोग क्लास कर पा रहे हैं मैम, नहीं तो छोटा बच्चा के कारण क्लास नहीं कर पाए मैम। नहीं, इसको समझिए आप लोग, जी 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 के बेहतरी के लिए ये चीज हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस थ्योरी का फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा गया है। सिगमंड फ्रायड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस आप लोग ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि फादर ऑफ एनालिसिस किसको कहते हैं। तो सिगमंड फ्रायड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, साइकोलॉजी। अब देखिए ये क्या हुआ कि जब सिगमंड फ्रायड ने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया था, तो उसके पहले जो मेंटल इल थे, जो मानसिक रूप से बीमार थे, उनका इलाज हिप्नोटिज्म के थ्रू होता था, हिप्नोटाइज करके होता था। ठीक है, जितो फैन लगा दो। तो हिप्नोटाइज करने में, एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने में बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो इस तरह से इलाज करना थोड़ा डिफिकल्ट था मानसिक रूप से बीमार लोगों को। उसी पे सिगमंड फ्रायड ने एक उस पे स्टडी किया और उन्हें लगा कि हम लोग उन लोग का जो कोई भी इल है उनका एनालिसिस करके और हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसी के लिए उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी का प्रतिपादन किया, इस थ्योरी की प्रतिपादन की। और इसमें उन्होंने तीन पार्ट में पूरी थ्योरी को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा आपका है डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी और तीसरा आपका है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आप इसका पहला वीडियो देखिएगा तो वो एक पे चलाओ ना, एक पे चलाओ, तो आपका ये तीनों लिखा हुआ है। आपका पहला इसका वीडियो देखिएगा साइको एनालिसिस थ्योरी का, तो हमने सारा चीज डाल रखा है कि कैसे थ्योरी को 3 भागों में बांट के सिगमंड फ्रायड ने अध्ययन किया है। ठीक है, तो पहला हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर पे बात की है। तो उन्होंने कहा है कि मन की संरचना को कैसे हम लोग विभक्त करके बांट के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसी में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को भी 2 भागों में बांटा। पहला आपका था टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा आपका था स्ट्रक्चर मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल को भी 3 भाग में बांटा, जो था आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो आपको पिछले वाले वीडियो में है। उसका स्ट्रक्चर मॉडल में आपका आ गया ईड, ईगो, सुपर ईगो। उनका कहना है कि व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ, व्यक्ति किस तरह से सोचता है, किस तरह से, जैसे अनकॉन्शियस में बहुत ऐसी बातें हम लोग दबा के रखते हैं जिनकी पूर्ति हम आम जीवन में नहीं कर सकते। कुछ समाज का नियम है, कुछ समाज का तौर तरीका है, उसको पालन करने के चलते हम बहुत सारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो उन इच्छाओं को हम कहाँ पे दमित कर देते हैं? अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन ये इच्छाएं अनकॉन्शियस माइंड में दमित तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी कॉन्शियस में आके हम लोग को परेशान करती है, जिसके चलते हम मेंटली
या तो तनाव में, स्ट्रेस में है, या फिर एंजाइटी में, ठीक है ना। और यही तनाव, स्ट्रेस या एंजाइटी लगातार लंबे समय तक रहेगा। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको स्ट्रेस पढ़ाया है कि तनाव अगर लंबे समय तक, आप याद करिए क्रॉनिक स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस बताया था हमने। तो अगर कोई भी स्ट्रेस बहुत लंबे साल, क्रॉनिक क्या हुआ, लंबे सालों साल, अगर सालों साल आप तनाव में गुजारिएगा तो पता चलेगा कि आप मानसिक रूप से एक समय बीमार हो जाइएगा, है ना। यस मैम। इसी में इन्होंने जो हमारा स्ट्रक्चर मॉडल है उसको 3 भागों में बांटा है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है ना। अब हम लोग ईड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में ले आते हैं, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला था ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्प मिले, ठीक है ना। थैंक यू मैम, मेरे लिए तो बहुत इजी आपने कर दिया। हमने इसीलिए कोशिश किया कि अधिक से अधिक बच्चे को इससे बेनिफिट मिले, ठीक है ना। जैसे ये शॉर्ट नोट्स है, 12th के बच्चे इस नोट्स को लिख सकते हैं, ये इतना ही नोट्स में लिखना भी है। ये लोग का एग्जाम आ रहा है, चूंकि 12th का क्लासेस हम लोग ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने प्रिपेयर्ड आंसर भी डाल दिया है इजी वे में कि समझ भी आ जाए और 12th के बच्चों को लिखने के लिए एक मटेरियल भी मिल जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ईदम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है। अब कह रहा है कि ईड जो है, ईड है वो कह रहा है कि जैविक तत्व है, यानी जैविक तत्व हमारा जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है वो क्या है। हमारा जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है वो हमारा भोजन, भूख लगना है ना, नींद है, मल मूत्र त्यागना, सेक्सुअल डिजायर, ये सारा हमारा बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कि छोटा एक बच्चा जन्म लेता है, उसको किन चीजों की जरूरत होती है, भोजन की, है ना, नींद की, वो पेशाब पॉटी जो भी करता हो, और आप लोग को अभी हम लिबिडो बताएंगे, जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसको हम दिखाएंगे आपको, अगला वीडियो में डालेंगे। उसमें कैसे एक छोटा बच्चा अपना सेक्सुअल डिजायर को पूर्ति करता है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे जब बड़ा होते हैं तभी सेक्स का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन नहीं, बच्चा जन्म से